Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss the lecture number 10. And the topic that we are going to cover in today's lecture is judging our social words. Beta, as you know from the word judging, it is derived from judgment. How you judge your social world, यानी आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का जो माहौल है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो लोगों का बिहेवियर होता है, तो आप उनको कैसे जज करते हैं, या आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है, जो कोई नई बात आती है, जो कोई नया वाकया आता है, आप उसको कैसे जज कर रहे होते हैं। तो बेटा, इस मौजू पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है जजमेंट। बेटा, जजमेंट की अगर डेफिनेशन की जाए तो किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके बारे में आप एक राय कायम करते हैं, और उस राय को, ओपिनियन को, या कोई डिसीजन किसी चीज के बारे में लेते हैं, या किसी चीज को इंटरप्रिएट करते हैं, किसी चीज को परस्यू करते हैं, तो बेटा ये चारों पांचों चीजें मिलकर आपकी जजमेंट बनाते हैं, जिसको हम अक्सर फैसला कहते हैं। किसी बंदे के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी वाक्य के बारे में आपने कोई आइडिया फॉर्म किया, तो आइडिया फॉर्मेशन जो है वो आपकी आपकी जजमेंट कहलाती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, our cognitive mechanisms are efficient and adaptive। यानी आपका जो बेटा कॉग्निटिव मैकेनिज्म है, आप आपके माइंड के अंदर जो कोई वाकया हो रहा होता है, उसको हम कॉग्निशन कहते हैं। तो कॉग्निटिव मैकेनिज्म यानी द वे यू थिंक, द वे यू बिलीव, द वे यू परसीव, ये सारी चीजें आपके कॉग्निटिव मैकेनिज्म का हिस्सा होती हैं। तो अवर कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स आर एफिशिएंट। एफिशिएंट कहते हैं कि आपका जो माइंड है, आपके माइंड में सोचें चल रही होती हैं, वो एफिशिएंट होती हैं। एफिशिएंट यानी कि आप आप आपके लिए, यानी कि अगर आप उनको अप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव आउटकम मिलता है उस चीज का, आपको फायदा मिलता है जब आप वो चीजें अप्लाई करते हैं। अडॉप्टिव, अडॉप्टिव यानी जो नया माहौल होता है, नई सेटिंग होती है, नया नई सोसाइटी होती है, नए हालात होते हैं, उस हिसाब से फिर आपका कॉग्निटिव मैकेनिज्म भी अपने आप को चेंज करता रहता है। तो आवर कॉग्निटिव मैकेनिज्म आर एफिशिएंट एंड अडॉप्टिव, येट ओकेजनली एरर प्रोन। यानी ऐसे नहीं है कि जो चीज आपके माइंड से प्रोसेस होकर आई है तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आपका माइंड जो वो एक ऐसी मशीन है जो गलतियां कर सकती है, यानी वो कंप्यूटर की तरह या दूसरी मशीनों की तरह नहीं है जो गलतियां ना करती हो। गलती कर सकती है आपकी जो कॉग्निटिव मशीन है। तो हम आज उन गलतियों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कॉग्निटिव मैकेनिज्म में वाक़ होती हैं। नंबर 2, यूजुअली दे सर्व अस वेल। यानी जो हमारा कॉग्निटिव मैकेनिज्म होता है वो हमेशा, तकरीबन, ऑलमोस्ट हमें यानी फायदा ही देता है। हम उनको अप्लाई करते हैं, हम सोच समझ के कोई चीज करते हैं तो उसका हमें फायदा होता है, हमें नुकसान नहीं होता। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लिनिशियंस मिसजज पेशेंट्स। यानी बेटा, जब जजमेंट की बारी आती है तो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको अलग कहानी बता रहा होता है, और वही मर्ज आप किसी और डॉक्टर को बताते हैं तो वो उसके पास अलग कहानी होती है आपके उस मर्ज के लिए। तो दोनों के पास एक राय क्यों नहीं है? हर बंदे की
डॉक्टर की भी अपनी अपनी राय होती है, वो कहता है नहीं ये जो फला दिल का पेशेंट है इसको बैटरी लगेगी, दूसरा कहता है नहीं इसको बैटरी नहीं लगेगी। ठीक है बेटा, दोनों की राय अलग होती है, दोनों की जजमेंट अलग होती है, तो बेटा किसी एक की जरूर मिसडायग्नोस होगी, यानी कि उसकी जजमेंट दुरुस्त नहीं होगी पेशेंट के बारे में। अच्छा, कभी कभी सीरियस पेशेंट होता है तो उसको कहता है कि भाई तुम्हें कोई खतरा ही नहीं है, तुम तो बस ठीक हो, आप बस घर चले जाओ। और कभी कभी कोई लाइट यानी डिजीज होती है और उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। एक हमारी जो है वो मैडम थी, उसको डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कैंसर है। अब वो बेचारी गई लोगों से यानी कि आखिरी मुलाकातें कर रही है, अब तो बस मैं मरने ही वाली हूँ। फिर ख्याल आया कि किसी और डॉक्टर को चेक करवाऊं, तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो पहले डॉक्टर ने जो गलत डायग्नोस किया, यानी कि उसको उसको पता ही नहीं था, तो यानी कि उसने मिसजज किया। तो ये मिसजजमेंट क्या है, यानी दुरुस्त फैसला ना करना। ये भी इंसान के दिमाग में पाई जाती है कि वो दुरुस्त फैसले नहीं करता, जो चीज है उसके बारे में यानी जो उसको आइडिया होता है वो आइडिया उसका दुरुस्त नहीं होता। तो जब क्लिनिशियन जो है यानी जो क्लिनिक है क्लिनिशियन, अगर क्लिनिशियन जो है वो यानी कि पेशेंट को मिसजज करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, मिसडायग्नोस। मिसडायग्नोस यानी वो उसकी बीमारी के बारे में जो आइडिया लगाएगा वो आइडिया दुरुस्त नहीं होगा। तो मिसजजमेंट, व्हेन अ डॉक्टर misjudge patient, then there are the chances of misdiagnosis. Employers misjudge employees। अब बेटा एम्प्लॉयर कौन होता है, जो आपको अब काम पे रखता है, फैक्ट्री ओनर है वो एम्प्लॉयर है, और जो वर्कर है वो एम्प्लॉई है। कभी कभी क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉई को हमेशा गलत समझ रहा होता है, उसको मिसजज कर रहा होता है। वो बंदा अच्छा होता है लेकिन वो समझ रहा होता है कि भाई ये बंदा बड़ा बदमाश है, तो उसको ये बदमाश जज कर रहा होता है, लेकिन वो तो बड़ा डिसेंट बंदा होता है। और कभी कभी क्या होता है, बंदा बड़ा बदमाश है लेकिन आप उसको डिसेंट जज कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये आपका कॉग्निटिव एरर है, यानी आपके कॉग्निटिव मैकेनिज्म में पाई जाने वाली गलतियों में से गलती है कि आप मिसजज करते हैं। तो बेटा जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज में, तो रिजल्ट क्या निकलता है, लेबर स्ट्राइफ। लेबर स्ट्राइफ यानी आपके अपने मजदूरों के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे जब आप उनको मिसजज करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि मिसजजमेंट का नुकसान हो रहा है। तीसरी एग्जांपल है, पीपल ऑफ वन रेस मिसजज पीपल ऑफ अनदर। यानी एक रेस जो है, एक नस्ल के लोग दूसरे नस्ल के लोगों को मिसजज कर रहे होते हैं। जो काले लोग हैं वो गोरे लोगों को मिसजज कर रहे होते हैं कि फला लोग बड़े सुपरमैसिस्ट हैं, वो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है। और जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों को मिसजज कर रहे होते हैं कि ये हैं ऐसे निकम्मे, दहशतगर्द, ये वो फला। इस तरह की वो जजमेंट उन लोगों के बारे में कर रहे होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मिसजजमेंट। अच्छा, नंबर 3, spouses spouses misjudge mistakes। अदा मुझे मुझे ऑनलाइन, वालेकुम सलाम, मुझे ऑनलाइन क्लास पे ले आऊं फारिग दी पोता सा गलाया तो ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट, स्पाउस मिसजज देयर मेट्स। यानी जो स्पाउस होते हैं यानी बीवी है वो अपने शोहर को मिसजज करती है, शोहर जो है वो अपने बीवी को मिसजज करता है। तो बेटा मिसजज करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि उनके दरमियान में डिवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है। तो बेटा ये है मिसजजमेंट का नुकसान। और मिसजजमेंट कहाँ होती है, आप मिसजजमेंट आपके कॉग्निटिव फ्रेम कॉग्निटिव मैकेनिज्म का एक हिस्सा है, यानी आपकी जो सोचें होती हैं उसमें ही इसकी झलक पाई जाती है कि आपने कोई गलत फैसला किया है, आपने किसी को मिसजज किया है।
जी बेटा, इन चारों में से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कौन सा लगा, और वो जो आपके करीब तर हो और उसको समझकर आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, यानी आप मिस जजमेंट से बच जाएं। जी। सर पॉइंट नंबर 2। Point number कौन 1. कौन क्या? सर पॉइंट नंबर 2। Sir, अच्छा 3. अच्छा I think point number 1. अच्छा 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 अच्छा। बेटा, इन चारों में से जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, क्योंकि हम सारे लोग डॉक्टर तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये फायदा हो सकता है कि हम जब पेशेंट हों और हमें कोई इस तरह की अजीब खबर बताई जाए, तो हम यही से कहें कि भाई डॉक्टर मिसजज कर सकता है, उससे गलती हो सकती है। बेटा, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2017 के यानी दिसंबर महीने में मुझे थोड़ा हार्ट में पेन हुआ, यानी हार्ट रेट थोड़ा मेरा कम हो गया, 25 30 35 तक चला गया नीचे। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया, तो वहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप जो है, आपको एक हमें बैटरी लगानी पड़ेगी, जो आपके हार्ट रेट, जो आपकी हार्ट जो वो करंट पैदा नहीं कर रही, आपको हम बैटरी लगाएंगे तब जो वो करंट पैदा कर पाएगी। तो मैंने ये सोचा कि यार मेरी अभी उम्र क्या है कि मैं अभी से बैटरी पर चलना शुरू कर दूं। तो अब ये चीजें तो मेरी पड़ी हुई थी कि डॉक्टर मिसजज करते हैं। उसी वक्त मैंने खुद को बताया कि भाई दो पॉइंट्स हैं जो कि, यानी कि ये जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि डॉक्टर की बात गलत है। पहला पॉइंट, डॉक्टर कभी मरीज को डायरेक्टली आके बार्गेनिंग नहीं करता कि आपको 3 लाख की बैटरी लगाएं या 4 लाख की बैटरी बताएं लगाएं। दूसरी बात कि डॉक्टर से मिसजजमेंट भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। अब मेरे फादर वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि भाई डॉक्टर से मिसजजमेंट हो सकती है। और फिर जब दूसरे डॉक्टर से हमने ओपिनियन ली, तो उसने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो हम हमेशा अपने आप को ये कहें कि जब कभी हमारे सामने कोई नागवार सिचुएशन आ जाए, तो हम खुद को ये कहकर तसल्ली दें कि भाई सामने वाले बंदे ने जो जज किया है मुझे, ये मिस जजमेंट हो सकती है, उसकी मिस जजमेंट है। इसी तरह अगर कोई टीचर हमें यानी निकम्मा नाअहल कहता है कि भाई तुमसे तो कभी पढ़ाई होगी नहीं, तो हम अपने आप को ये कहकर तसल्ली दें कि भाई टीचर से मिस जजमेंट हो सकती है, ये कोई फरिश्ता नहीं है, इंसान ही है। अच्छा, उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, वो स्पाउस मिसजज देयर मैट्स, यानी बीवी शोहर को मिसजज करती है, शोहर बीवी को मिसजज करता है। ठीक है बेटा। तो हम ये नहीं कि कभी भी ये कहें कि भाई मैंने जो जजमेंट की है अपनी वाइफ के बारे में कि वो ऐसी है, अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती, मेरे साथ वफा नहीं करती, तो ये मेरी मिस जजमेंट हो सकती है। ऐसे नहीं है कि मेरे ख्यालात दुरुस्त हों। और वाइफ भी ये कह सकती है कि भाई मेरी जो राय है, मेरी जो जजमेंट है, शायद मैं मिस जज कर रही हूँ। तो बेहतर होगा कि उस ख्याल को तकवीत देने के लिए वो माजी में चली जाए कि फला जगह पे मैंने अपने मियाँ को इस तरह से जज किया, लेकिन वो मेरी जजमेंट गलत हो गई, फिर ये जज किया, ये मेरी गलत हो गई, फिर फला वो मौके पे मैंने जज किया, वो जजमेंट गलत हो गई, इसीलिए ये भी गलत हो सकती है। तो बेटा, इस तरह से जब आप अपनी जजमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो यकीन माने आप खुद ही अपने उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होंगे। नंबर 4। सर जी बेटा। सर क्या इसकी वजह नॉलेज की कमी हो सकती है? जी बेटा। नॉलेज की कमी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम आया ये भी ओके बेटा, बेटा कौन है जिसकी माइक ऑन है? कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं वो बच्चे जो अपनी माइक ऑन नहीं ऑन रखते हैं। अच्छा बेटा, अब हम ये कानून इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस बच्चे की माइक ऑन होगी उसको पनिशमेंट के तौर पर, वो प्रेजेंट भी होगा, हम उसकी एब्सेंट लगा लेंगे। ठीक है बेटा, इस चीज को प्लीज अब माइंड में रखिएगा। अच्छा जी बेटा, बिल्कुल नॉलेज आपके पास नहीं होती, इसीलिए आप मिस जज कर रहे होते हैं। अच्छा, नंबर 4। जी सर। नंबर 4, हाउ वेल डू वी मेक इंट्यूटिव सोशल जजमेंट्स, यानी हम कितनी अच्छा बेटा, दो तरह की जजमेंट्स होती हैं, एक होती है इंट्यूटिव और दूसरी होती है वेल कैलकुलेटेड। वेल कैलकुलेटेड वेल कैलकुलेटेड और इंट्यूटिव में क्या फर्क है बेटा? वेल कैलकुलेटेड ये है कि फॉर एग्जांपल
लाहौर, आपके दोस्त लाहौर चले गए हैं, ठीक है, वो आपको आके बताते हैं लाहौर ऐसा है, लाहौर वैसा है, लाहौर ऐसा है। तो आपको एक मजमून दिया जाता है कि भाई लाहौर के बारे में कुछ लिखें। अब अगर आपके दोस्त ने आपको कुछ बताया हुआ है और आप उसकी बुनियाद पे कुछ लिख रहे होते हैं, लेकिन दूसरा बंदा है जो खुद 10 बार लाहौर घूम कर आया और एक एक गली को जानता है, अब उसके बारे में भी लाहौर की नॉलेज है और आपके बारे में भी लाहौर की नॉलेज है। अब आप सुनी सुनाई बातें बताएंगे और वो देखी और सुनी बातें बताएगा। तो बिल्कुल यही फर्क इंट्यूटिव एंड वेल कैलकुलेटिव जजमेंट में होता है। वेल कैलकुलेटेड जजमेंट क्या होता है, आप चीज को आप फौरन किसी बात पर राय देने के बजाय उस पर खामोशी से सुकून के साथ उसके एक एक पहलू को देखते हैं, उसके एक एक पहलू को तोलते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हैं, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखते हैं, फिर कोई राय कायम करते हैं। तो ये हो गई आपकी वेल कैलकुलेटेड जजमेंट। और इंट्यूटिव जजमेंट क्या, इंट्यूटिव जजमेंट यानी इधर से कोई चीज आई नहीं है, फौरन आपने उस पर राय कायम करके उसको फुल एंड फाइनल कर दिया। आपने ना तो उसको आपने ना तो उसको यानी देखा, आपने ना तो उसको सुना, आपने ना तो उसको उसको वेट किया, वजन किया उसका, ना तो उसको तोला, ना तो जांचा, ना तो परखा, ना तो आपने उसको यानी के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे, ना तो आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे, आपने बस इंस्टेंटली उस वक्त आपने उसके बारे में कोई राय कायम कर ली और आपने कहा कि बस यही दुरुस्त है। तो इसको हम कहते हैं इंट्यूटिव जजमेंट। बेटा अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मिस जजमेंट की चांसेस कब होती हैं, इंट्यूटिव जजमेंट से या वेल कैलकुलेटेड जजमेंट से? सर इंट्यूटिव जजमेंट से सर। जी, यानी अगर आपको मिस जजमेंट से अवॉइड करना है, मिस जजमेंट से बचना है, व्हाट टाइप ऑफ जजमेंट यू शुड गो टू, किस तरफ आपको जाना चाहिए? वेल कैलकुलेटेड। वेल कैलकुलेटेड। अब बेटा वेल कैलकुलेटेड को फिर आप लोगों ने जाकर डिटेल में पढ़ना है कि वेल कैलकुलेटेड जजमेंट क्या होती है, हम किस तरह से उस पर पहुंच सकते हैं। अगर आपने ये चीज कर ली तो यकीन माने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अच्छा उसके सर बाद जी बेटा। सर वेल कैलकुलेटेड जो इंट्यूशंस हैं उनको हम द लिमिट्स ऑफ इंट्यूशन भी कहते हैं। जी बेटा। वेल कैलकुलेटेड जो इंट्यूशंस हैं उनको हम आई मीन जजमेंट, उनको हम द लिमिट्स ऑफ जजमेंट भी कहते हैं। बेटा ये बात मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा उसके बाद हम आएंगे, ओके सर। ये क्या हो गया? अच्छा बेटा इसका टॉपिक दिख रहा है, ये तो टॉपिक नहीं दिख रहा, अब इसको मैं कैसे हटाऊं? अच्छा ये हो गया। अच्छा बेटा जजमेंट ये हो गया, अब हम आएंगे जजमेंट के बाद है प्लानिंग फैलेसी। बेटा ये वर्ड मेरे ख्याल में उस दिन आप लोगों ने मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, प्लानिंग फैलेसी। हेलो, आवाज आ रही है? नो सर। अच्छा अच्छा बेटा प्लानिंग फैलेसी, प्लानिंग कहते हैं यानी आप फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई तरतीब बनाते हैं। फैलेसी, फैलेसी कहते हैं यानी कि गलत हो जाना, गलत हो जाना यानी आपने जो चीज आपने जो चीज यानी कि सोची वो बिल्कुल उलट हो गई, बिल्कुल उलट हो गई। बेटा मिस जजमेंट के बाद जो दूसरा आपके माइंड में कॉग्निटिव एरर जिसको हम कहें, यानी आपके माइंड में जो सोच होती है वो आपकी सोच गलत हो जाए, वो जो वाकया होता है या वो जो है उसको हम कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी भी
आपके माइंड में होती है और एक कॉग्निटिव एरर कहलाती है। पहली कॉग्निटिव एरर हमने पढ़ी मिस जजमेंट, और फिर दूसरी कॉग्निटिव एरर हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग फैलेसी। अच्छा बेटा, प्लानिंग फैलेसी यानी फ्यूचर में जो कुछ आप तरतीब रखते हैं, कोई प्लानिंग बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो बिल्कुल उलट हो जाए, वो आपके सोचे हुए तरतीब दिए हुए यानी उसके हिसाब से ना चले, उसको हम कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। नंबर 1, हाउ मच फ्री टाइम डू यू हैव टुडे? आपके बारे में आज आपके पास कितना फ्री टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए, आप बता देंगे आज तो मैं सारा दिन फ्री हूँ, लेकिन सारा दिन फ्री नहीं होंगे, दरमियान में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ सकते हैं, लेकिन आपने तो सारा दिन कह दिया। तो आप हमेशा फ्यूचर के बारे में आज बैठकर जो कुछ कह रहे होते हैं वो दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि सारी की सारा फ्यूचर आपके नजरों के सामने नहीं होता। क्योंकि अभी तो 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे के बाद फिर शाम को यानी 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे पता नहीं क्या वाकया हो जाए और कब कोई मुझे बुलाए, कब क्या काम निकल आए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी बैठकर हम कह रहे थे कि हम सारा दिन फ्री हैं। तो ये है आपकी प्लानिंग फैलेसी। कभी कभी आप किसी के साथ बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और बाद में वो वादे पूरे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने आपके फ्यूचर में यानी काफी चीजें आने वाली थी, आपने उनको आप माइंड में रखने के बजाय आपने पहले ही कमिटमेंट्स कर दी, लेकिन बाद में जब वो चीजें आ गई तो आपको कमिटमेंट पूरा करने के लिए आपके पास ना तो एनर्जी थी, ना तो रिसोर्सेस थे, ना तो टाइम था। नंबर 2, हाउ मच फ्री टाइम डू यू एक्सपेक्ट यू विल हैव अ मंथ फ्रॉम टुडे? चलो आज का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद आपके पास कितना होगा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम फिर भी अंदाजा लगा रहे होते हैं, हाँ भाई मेरे पास तो इतना होगा। नंबर 3, मोस्ट ऑफ अस ओवर एस्टिमेट। अच्छा बेटा, प्लानिंग फेलेसी क्यों होती है? ओवर एस्टिमेशन की वजह से होती है। ओवर एस्टिमेशन क्या है? यानी किसी भी चीज को उसकी हैसियत से ज्यादा क्रेडिट देना। Most of us overestimate how much we will be getting done and therefore how much free time we will have. हम क्या कहते हैं? ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। ठीक है कि भाई फला चीज है, ये तो बस है ही नहीं। ठीक है। नंबर 4, प्रोफेशनल प्लानर्स टू routinely underestimate the time and expense of projects। यानी इवन जो बड़ी लेवल के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी यानी कि प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई बात कोई चीज प्लान कर रहे होते हैं, तो यानी वक्त पे कभी खत्म नहीं करते। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बीआरटी प्रोजेक्ट। आपको पता है बीआरटी प्रोजेक्ट क्या है? हेलो, पेशावर में मेट्रो का एक जो प्रोजेक्ट है उसको बीआरटी प्रोजेक्ट कहते हैं। तो वो पूरा होना था 2 साल में, पता नहीं 2 साल, 2.5 साल में या 3 साल में, लेकिन उसको 6-7 साल गुजर चुके हैं, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। वही मिसाल आप कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की देख लें। उसके लिए आप देखें प्लानिंग में कितने साल लिखे थे और इनको हो कितने साल गए हैं। तीसरी मिसाल आप देखें, जो अपार्टमेंट्स वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, उसके लिए वो कितना टाइम कहते हैं कि हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उतने टाइम में वो कंप्लीट नहीं कर पाते। नंबर 5, इन 1969 में मॉन्ट्रियल मेयर जीन ड्रेप्यू प्राउडली अनाउंस्ड दैट a $120 million stadium with a retractable roof would be built for the 1976 Olympics। यानी जो मॉन्ट्रियल शहर है उसका जो मेयर था, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल शहर जो है उसका जो मेयर था जिसका नाम था जीन ड्रेप्यू, उसने अनाउंस किया। किस चीज की अनाउंसमेंट उसने की? उसने कहा कि हम 120 मिलियन डॉलर में हम स्टेडियम बना लेंगे। कितने में? 120 मिलियन डॉलर में हम स्टेडियम, पूरे का पूरा स्टेडियम बना लेंगे 120 मिलियन डॉलर में, फॉर द 1976 ओलंपिक्स। यानी 1969 में उसने ये बात की। 1976
यानी 7 साल के बाद एक ओलंपिक गेम होने वाली थी उस शहर में। उसने कहा 7 साल के बाद जो ओलंपिक गेम होने वाली है उसमें ये हमारा स्टेडियम तैयार होगा, 120 मिलियन डॉलर में ये हम तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये थी उनकी प्लानिंग। The roof was completed in 1989 and cost 120 million by itself। यानी उस स्टेडियम की सिर्फ एक जो छत थी, उस छत ने भी यानी 1989 में जाके कंप्लीट हुई। यानी 76-89 कितने साल यानी टाइम लग गया, 13 साल ज्यादा यानी लिए, और उसकी छत ने सिर्फ 120 मिलियन डॉलर कंज्यूम कर लिए। तो ये क्या थी? प्लानिंग फैलेसी। अब आ जाए पॉइंट नंबर 6 पर। अच्छा, पॉइंट नंबर 6। In 1985, officials estimated that Boston's Big Dig Highway project would cost 2.6 billion and take until 1998। अच्छा, उन लोगों ने क्या कहा बेटा, जो ऑफिसर्स थे बोस्टन बिग हाईवे प्रोजेक्ट के, बिग डिग हाईवे प्रोजेक्ट के, उन्होंने एस्टिमेशन क्या लगाया, प्लान क्या किया कि 2.6 बिलियन डॉलर में 2.6 बिलियन डॉलर में हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। कब तक? 1998 तक। लेकिन द कॉस्ट बैलून टू 14.6, 14.6 बिलियन डॉलर तक चला गया। 2.6 वाला 14.6 बिलियन डॉलर तक चला गया। और टाइम 1998 में जो चीज कंप्लीट होने वाली थी वो 2006 में जाके कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आप प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, वो आप उससे कहीं ज्यादा आपका टाइम लग जाता है। अच्छा बेटा, ये प्लानिंग फैलेसी का कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में आपको कहाँ पे हेल्प कर सकता है? पहला मिसाल मैं आपको बताता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा। बेटा कभी कभार क्या होता है, आप किसी से कर्ज लेते हैं और आप बताते हैं कि भाई, अब फॉर एग्जांपल होता क्या है, हम गलती, बड़े से बड़ी गलती क्या करते हैं, अब मेरे पास पैसे आने वाले हैं 3 महीने के बाद, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, भाई बस 1 महीने में मैं आपको दे दूंगा। भाई ये आप अपने साथ बहुत बड़ी वो कर रहे हैं, अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। 3 महीने के बाद आने वाले हैं ना, आप उसको टाइम दे 6 महीने के बाद का, 6 महीने के बाद का टाइम देंगे, तब आप पुरसुकून रहेंगे। और जब सामने वाले को, बंदे को पता होगा कि मुझे 6 माह के बाद मिलने वाले हैं, लेकिन आपने उसको 3 माह में दे दिए, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी रिपुटेशन बढ़ जाएगी। लेकिन आपको मिलने वाले हैं 3 महीने के बाद, और आप 1 महीने का उसको वक्त दे रहे हैं कि बस 1 महीने के बाद मैं आपको दूंगा, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी रिपुटेशन की धज्जियां बिगड़ जाएंगी, और आप खुद अपने आप को टेंशन में रख देंगे। मोरल क्या है इस पॉइंट का बेटा? लेसन क्या है? लेसन ये है कि हम अपने आप को हमेशा सेफ साइड पर रखें, और जितना टाइम, जितना हम समझ रहे हैं कि हमें लगेगा, उससे डबल हम जो है वो अपने लिए रख लें। बेटा ये चीज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वो अपने मुलाजमीन के लिए रखती है। मुलाजमीन से पूछती है कि भाई ये सॉफ्टवेयर आप डेवलप करेंगे कितने अरसे में? मुलाजिम कहते हैं कि भाई हम 15 दिनों में करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में उन लोगों के लिए 25 दिन का टाइम रख देते हैं। भाई वो 15 दिन कह रहे हैं, लेकिन हम 25 दिन का कर लेते हैं। तो फिर वो इजीली 25 दिन तक वो कर लेते हैं। यानी वो कंपनी उनको सेफ साइड पे रख रही होती है ज्यादा दिन देकर। तो बिल्कुल उसी तरह, जिस चीज पर आपको जितना टाइम लग रहा हो आपके एस्टिमेशन के हिसाब से, आप हमेशा उसके लिए डबल रख लें। दूसरा मिसाल, आपकी टेस्ट है, आपका एग्जाम है, आपने अंदाजा लगाया कि भाई मेरे घर से उस टेस्ट का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे का है। आप क्या कहते हैं, 1 घंटा, बाजों का तो होता क्या है, आप घर से यानी 1 घंटा क्या, आप 9 बजे टेस्ट शुरू होने वाली है तो आप घर से 8:30 बजे निकल रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। आपको करना क्या चाहिए, आप कहते हैं अच्छा 8 बजे निकलो, नहीं भाई 8 बजे नहीं, 9 बजे टेस्ट है। आपको होना क्या चाहिए, 7:30 बजे घर से निकले, ताकि आधा घंटा जो ट्रैफिक वगैरह इधर उधर हो सकता है
वो उसमें से निकल जाए और टेस्ट से 9 बजे से पहले पहले पहुंच जाए। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपका डिस्टेंस 60 मिनट का है लेकिन आप 90 मिनट उस चीज के लिए रख रहे हैं, आप प्लानिंग फैलेसी से बच जाएंगे। जी बेटा, will you add any point about planning fallacy or give any example? हेलो, हम अक्सर सर प्रोग्राम बनाते हैं घूमने का कि हम इस संडे जाएंगे घूमने, और फिर ये होता है कि डिले हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई इवेंट आ जाता है तो हमारा वो डिले हो जाती है। तो हम पहले से पहले प्लानिंग करके रखते हैं मगर वो पूरी नहीं हो पाती। जी एनीवन एल्स? सर अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इस प्लानिंग फैलेसी से बचने के लिए अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट पे यानी आज के बाद काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि फला चीज में, अब अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई मेरी बच्ची है, उसका दूध जो है 6 दिन चलता है, आप कहते भाई 6 दिन के बाद मैं लूंगा, नहीं, आप 5 दिन का टाइम रख लें कि भाई नया डब्बा आए तो पुराने वाला चलता रहे अभी, यानी ऐसा ना हो कि वो खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद आपको बेगम कहे और फिर आप जाएं, हो सकता है उस दिन मार्केट से ना मिले, शॉर्ट हो जाए। तो आप 5-6 दिन चलता है तो आप उसको 5 दिन की लिमिट में रख लें कि 5 दिन के बाद मुझे लेना है ऑटोमेटिकली। जी आप बताएं, उसके अलावा आप कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे? प्लीज गिव मी फ्यू एग्जांपल। सर एक एग्जांपल तो ये है कि मिसाल और फॉर एग्जांपल हमारी तबीयत सर खराब होती है, तो मतलब नॉर्मल खराब होती है और हम जब सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, तो मतलब 2-3 दिन के बाद हमारी हम टेबलेट्स लेते हैं जो घर में वो पड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा खराब हो जाती है तो फिर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मतलब पहले हम सोच रहे होते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं, जब ज्यादा खराब हो जाती है तब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता, तब इसको मतलब 1 वीक या 10 दिन या 15 दिन लग जाते हैं, जो 2 दिन में काम होना था। तो मतलब हम सिर्फ प्लानिंग फ्लेसी में अब ये करेंगे कि मतलब हमारी अब तबीयत वगैरह जब भी लो होगी तो हम पहले ये करेंगे कि भाई डॉक्टर के पास अब स्टार्टिंग में ही जाना है, बाद में हमें नहीं जाना। अब तो हमने ये सोच लिया। जी वेल डन। एनीवन एल्स? सर जी बेटा। सर जैसे हम किसी से कर्जा लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम 5 महीनों में वापस कर देंगे, लेकिन हम उन्हें वापस नहीं कर पाते। जी उसके अलावा? और सर ये भी था कि बेगम नुसरत यूनिवर्सिटी का कहा गया था सक्खर में, उसे कहा गया था 2015 में समथिंग कुछ कंप्लीट करेंगे, लेकिन 2018 में वो जाके कंप्लीट हुआ था। जी अच्छा, मुझे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से यानी कि बताएं कि इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे, ताकि क्योंकि ये हम पढ़ते हैं अपने फायदे के लिए, कहाँ पे आप इससे फायदा हासिल करेंगे? सर जैसे हमारी एग्जाम प्रिपरेशन है तो जी सर मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ये कहते हैं, ये माइंड में प्लान बनाते हैं कि जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे हम तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मगर सर फिर जब एग्जाम होने वाले होते हैं तो सर और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं, घर की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो सर हमें जो है वो फर्स्ट डे से ही जो है वो स्टडी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि एंड टाइम पर सर फिर हमें मुश्किल ना हो। चलें ठीक है बेटा, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों ने दिए, मुझे खुशी हुई आप लोगों को बात समझ में आ रही है। अच्छा बेटा, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेस देन 1 मिनट, यानी अभी ये बंद होने वाला है, तो इससे पहले कि ये खुद बंद हो जाए हम इसको खुद बंद कर लें अपनी मर्जी से। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मिलते हैं।